नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, रात के 8 बज चुके हैं और रोज़ाना 8 बजे मैं लाइव आपके समक्ष आता हूं महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर। ये प्रैक्टिस सेट प्यारे बच्चों आपकी पटवारी, लेखपाल, वीडियो, पीपीडीओ आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट अति से अति महत्वपूर्ण है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, जिसका एग्ज़ाम आपके पहले जून में होना था, लेकिन अभी इसका एग्ज़ाम जुलाई माह में होगा। उसके अलावा देखिएगा प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि स्नातक स्तरीय परीक्षा वीडियो, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी का जो परीक्षा थी वो जुलाई माह में होनी थी, लेकिन वो सितंबर माह में चली गई है। तो अगर आप बहुत समय अब हमारे पास है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमने टारगेट बैच लॉन्च किया है। मात्र 99 रुपये इसकी कंप्लीट फीस है और पूरा कोर्स इसमें कराया जाएगा मात्र 99 रुपये में। तो अब समय बहुत है, अगर आप चाहते हैं शुरुआत से भी तैयारी करना तो भी आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, या आपने पहले से पढ़ रखा है तब हम यहाँ पे बहुत डीप चीज़ें इस तरीके की पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है, जो एग्जाम में आती हैं, जहाँ से यूके फिलहाल लेटेस्ट पैटर्न पे आपके क्वेश्चन वगैरह बना रहा है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा। मात्र 99 रुपये फीस है। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट होता है, ये इस प्रैक्टिस सेट की हम बात करें तो इसकी फ्री पीडीएफ मिलती है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिएगा आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो आने वाली भर्तियों में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो प्यारे बच्चों, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो हमारा बना था वह वर्ष 1953 में बना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग हमारा गठित हुआ था 1953 में। अगर हम बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में, तो काका कालेलकर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के पेपरों में यूके ने इस क्वेश्चन को बनाया है। तो 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था 1953 में। अगर इस तरीके से आएगा क्वेश्चन कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ था, 1953 में। अगर लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तब लगाएंगे 1993 में। ये आपको याद कर लेना है। अगर पूछेगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग तो 1953, और आएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तब हमें क्या बताना है, 1993। देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में गठित हुआ था, लेकिन इसको जो संवैधानिक मान्यता दी गई है वो आपके 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से दी गई है, जो आपके 2018 के समथिंग में हुआ था, 18-20 में। कंफर्म मैं आपको बता दूंगा लिंक में, सॉरी कमेंट में बताऊंगा, वैसे 18 ही शायद इसका मुझे लग रहा है। तो 102वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 102वां संविधान संशोधन क्यों हुआ था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इस संविधान संशोधन को किया गया था, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना कब था, 1993 में। इसके अलावा एक पॉइंट और याद करके चल लेना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी चीज़ें। इसी तरीके का मेरा एक तरीके से तरीका होता है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ चीज़ों को कि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन जोड़ के कराने की मुझे आदत है, जिससे अगर आप 20 मिनट वीडियो देखें तो कम से कम आप 100 क्वेश्चन यहाँ से लेके जाएं। और मैं हर एक बच्चे से एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी मेरा प्रैक्टिस सेट आप देखें तो अपने साथ में नोटबुक रख लें, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बता के चलता हूँ उनसे आप नोट करेंगे ना तो बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। एक हफ्ते में आपको लगेगा कि आपको चीज़ें बहुत सारी हमारी इस प्रैक्टिस सेट से मिल रही है। बाकी फिर से कहूँगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा, इसकी फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगी।
आप कैसे करें इसको, पहले आप प्रैक्टिस सेट देखें, उसके बाद में हमारी पीडीएफ डाउनलोड करो और फिर अपने आंसर लगाएं कि आपको कितने क्वेश्चन फिर आ पा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ होती है सफलता प्राप्त करने में। अगला प्रश्न कहता है दो देशों के बीच में वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, दो देशों के बीच में वस्तु विनिमय को कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, जिसको हम फेमा के नाम से जानते हैं, फेमा की अगर हम बात करें तो इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जाना गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी पिछले पेपर में UKSS ने इसको दिया है एग्जामों में, इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट अजय रावत और आपके BS नेगी, परीक्षा बाड़ी आदि क्वेश्चनों से मैं मिला के बनाता हूँ आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन। वहीं GS के क्वेश्चन बनाने में मैं आपके ल्यूसेंट और जो परीक्षा वाणी और आपके महेश बड़नवाल के जो प्रकाशन होते हैं वहाँ से मैं क्वेश्चनों को लिखता हूँ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें होती है इस प्रैक्टिस सेट में। तो आपके विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, जिसे फेमा के नाम से जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो प्यारे बच्चों ये आपका आया था वर्ष 1999 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को बना के चलना है। अगला क्वेश्चन कहता है, और हाँ, विदेश मंत्री हमारे देश के एस जयशंकर है, ये आपको याद करके चल लेना है। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो प्यारे बच्चों, जापान का राष्ट्रीय पशु आपका आइबिस है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जापान की मैं बात करता हूँ तो जापान की राजधानी आपकी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, ये आपको याद कर लेना है। जापान की मुद्रा की मैं बात करता हूँ तो जापान की मुद्रा येन हो जाती है, जापान की मुद्रा येन है। उसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी है, जापान से अगर मैं बात करूं तो जापान का उपनाम आपका निप्पन करके आ जाता है। ये कई बार पेपर में आ चुका है कि निप्पान किसका उपनाम है, जापान का। इस निप्पान को हम निहोन भी बोल देते हैं, अर्थात इसका अर्थ होता है सूर्य की उत्पत्ति या उगते सूरज का देश, इसको हम कहते हैं। ऐसे भी आ जाता है कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को हम कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। को वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपना स्कोर सभी को कमेंट करना है कि आपका 20 में से कितना स्कोर बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो हिंडनबर्ग रेखा की हम बात करें तो प्यारे बच्चों ये हमारी जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। इसको सिगफ्रिड रेखा के नाम से भी जानते हैं। सिगफ्रिड, ये आपको याद करके चल लेना है। सिगफ्रिड रेखा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 2-3 और महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं वो रेखाएं, सुनते रहिएगा और लिखते रहिएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अगर हम बात करें रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। उसके बाद आप कहते हैं डुरुंड रेखा, डुरुंड रेखा की मैं बात करूं तो जब ये बनी थी, डुरुंड रेखा जब खींची गई थी 1896 में इसको खींचा गया था, तब तो थी ये आपके इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य। जब डुरुंड रेखा 1896 में बनी थी तब ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान बन जाते हैं, अलग देश पाकिस्तान का विभाजन होता है भारत में, तो इस रेखा वाला हिस्सा चला जाता है पाकिस्तान के पास में। तो वर्तमान में अगर पूछे डुरुंड रेखा तो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। और अगर ये पूछ ले कि जिस समय डुरुंड रेखा का निर्धारण हुआ था तब ये किन देशों के मध्य थी, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ये, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी और ये आपके इंडिया और चाइना यानी कि भारत और चीन के मध्य स्थित है। ये आपको याद करके चल लेना है। इसके बाद देखिएगा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया था कि डुरुंड रेखा किन देशों के मध्य है, ये ऐसे उन्होंने मालूम कर लिया था। तब वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया था, किसका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं दिया था, उन्होंने ऑप्शन दिया था भारत और बांग्लादेश का। तो आंसर भारत और बांग्लादेश सही हुआ था डुरुंड रेखा का। कैसे हुआ था मैं आपको बता देता हूँ।
देखिएगा प्यारे बच्चों, गहराई की बातें हैं ये, हर कोई इसको नहीं बताएगा। जब हमारा भारत देश का विभाजन हुआ था तो सीधी सी बात है, भारत का विभाजन हुआ था धर्म, भारत पाकिस्तान का धार्मिक आधार पे, कि भाई जहाँ मुस्लिम अधिक हैं तो मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दो। तो जिस समय देश आज़ाद होता है तब भारत में दो जगह पे मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी। एक आपका जो पंजाब वाला क्षेत्र था, इस तरीके से जो आपका पंजाब वाली एरिया थी, यहाँ पे मुस्लिम अधिक थे। और दूसरा वाला जो हिस्सा था आपका इस क्षेत्र में पड़ता है जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ये बंगाल। तो दो जगह पे थे, एक पंजाब में और एक आपके बंगाल में अधिकांश मुस्लिम। तो जब हमारा देश से पाकिस्तान बटा था ना, तो वो दो टुकड़ों में बटा था। इधर वाला जो पाकिस्तान था ये कहलाता था, इस हिस्से में जो पाकिस्तान बसता था उसे कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, और अगर हम पूर्वी पाकिस्तान। और इधर जो बटा था, ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान था और ये आपके पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बटा था। मतलब दो हिस्से थे आपके पाकिस्तान के। तो उसके बाद फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ आपस में इनमें विद्रोह हो जाता है, क्योंकि जो ये वाले क्षेत्र था, ये वाला पाकिस्तान था, यहाँ के पाकिस्तान के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे और इधर वाले बोलते थे आपके उर्दू वगैरह, सिंधी वगैरह। तो इन्होंने इन पर दबाव बनाया कि भाई आप बांग्ला भाषा छोड़ो। फिर आपस में इनमें लड़ाइयाँ होती है। फिर 1971 में जाके भारत सहायता करता है इस की और नया देश बनता है 1971 में बांग्लादेश। तो प्यारे बच्चों, जब ये रेखा का निर्धारण हुआ था, आप मुझे बताइएगा, भारत पाकिस्तान जब बटा था तो रेड क्लिप रेखा थी। तो रेड क्लिप रेखा यहाँ भी खींची थी, क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ भी बना था और इस जगह भी खींची थी, इस तरह भी खींची थी। तो क्या हुआ, ये वाली तो अभी समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन ये किसके बीच में आ गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसको मान के चलिएगा, जैसे मान लो इस जगह पे या इस तरीके से ये पाकिस्तान होगा। पूरा मैप अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे भी बन भी नहीं पा रहा इस तरीके से। तो लेकिन अगर हम बात करें, ये वाली जो रेखा है ये तो आज भी स्थित है ना, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। तो एग्जामिनर ने घुमा दिया था, उसने दिया था कि ड्रोन रेखा वर्तमान में किन दो देशों के मध्य है, और उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला ऑप्शन नहीं दिया था, उन्होंने भारत बांग्लादेश वाला ऑप्शन दे दिया था। तो क्योंकि ये रेखा तो दो जगह खींची थी ना, इस वाले हिस्से में खींची थी और इस वाले में, इधर वाले हिस्से की तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आ गई, लेकिन ये वाली जो रेखा है ये आज भी भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। तो ये आपको याद करके चल लेना। थोड़ा समय लग गया बताने में, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसलिए मैंने इसको बताया है। अगला प्रश्न कहता है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ये है प्यारे बच्चों कमलजीत संधू, ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें एशियाई खेलों के बारे में तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, और पहले एशियाई खेल हमारे नई दिल्ली में हुए थे। इनका प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से किया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये हर 4 साल में आपके आयोजित होते हैं। अभी हाल ही में जो लेटेस्ट हुए थे वो हुए थे 19वें एशियाई खेल। 19वें एशियाई खेल होने तो 2022 में थे, लेकिन कोरोना के कारण ये 19वें जो एशियाई खेल थे, राष्ट्रीय खेल नहीं, 19वें एशियाई खेल 22 में होने थे, लेकिन हुए कब ये कोरोना के कारण 1 साल लेट हो गए, तो ये आपके 23 में हुए। उसके अलावा कहाँ पे हुए थे, चीन में हुए थे। अब जो अगले होंगे, अब अगले जो एशियाई खेल होंगे वो 2026 में होंगे, क्योंकि 22 में होने थे, अब उसके बाद 4 साल बाद होते हैं, 22 और 4 26। हालांकि 1 साल कोरोना की वजह से लेट हुए थे, लेकिन हम इसको गिनेंगे यहीं से 2022 के बाद 2026। तो 2026 में जो एशियाई खेल होंगे वो आपके जापान के शहरों में होंगे, ये आपको याद करके चल लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं तो आपका राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च सही है, शहीद दिवस 30 जनवरी सही है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी सही है, लेकिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई ना होकर 11 मई को होता है। ये हमें याद कर लेना है। 11 जुलाई को होता है हमारा जनसंख्या दिवस। तो 11 मई की हम बात करें तो प्यारे बच्चों 11 मई 1998 को पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में परमाणु परीक्षण किया गया था, और तभी से मनाया जाता है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगर आए जैव प्रौद्योगिकी दिवस तब आपको लगा देना 22 मई। ये देखिएगा शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। लेकिन अगर पूछ ले शहीदी दिवस कब है, तब आपको लगाना है 23 मार्च,
क्योंकि 23 मार्च को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव तीनों को इन्हें फांसी दी गई थी, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को। तो इस कारण हम 23 मार्च को मनाते हैं शहीदी दिवस और 23 जनवरी को शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत एक खोज नामक पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, इसको किसने लिखा था? या ऐसे बोलते आ जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस तरीके से कई बार आ जाता है इंग्लिश में, और कई बार भारत एक खोज वो दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको लिखा था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको लिखा था। प्यारे बच्चों, फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी पटवारी लेखपाल वीडियो का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 मई उसकी लास्ट डेट है। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। काफ़ी बच्चे इस बैच में जुड़ चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने नंबर दिया है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी ग्रुपों में आप जुड़ेंगे तो खुद ही जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बात करता हूँ तो इनका जन्म होता है 14 नवंबर 1889 को। 14 नवंबर को सभी को पता, हम बाल दिवस मनाते हैं इन्हीं की याद में। इनकी मृत्यु होती है 27 मई 1964 को। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, देखा कि इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू, माता का नाम था स्वरूप रानी नेहरू, और इनकी अगर मैं बात करता हूँ पत्नी का नाम था कमला नेहरू, और इनकी पुत्री का नाम था इंदिरा गांधी। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन्हें भारत रत्न 1955 में मिला था, और भारत रत्न पाने वाले देश के पहले पीएम है, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री ही थे। अगर मैं बात करता हूँ इनका 1947 से 1964 तक ये देश के पीएम रहे थे, और लगभग 17 सालों तक ये देश के पीएम रहे थे, और अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी का ही रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है, रामनगर शहर की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा की गई थी? तो प्यारे बच्चों, रामनगर की स्थापना कमिश्नर हेनरी रेमजे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। हेनरी रेमजे की अगर हम बात करें तो इन्होंने रामनगर को बसाया था 1850 में, और जब ये बसाया गया था तब इसका नाम था रेमजे नगर। रेमजे नगर के बाद इसका नाम हुआ रामजी नगर, और वर्तमान में हम इसको रामनगर के नाम से जानते हैं। हेनरी रेमजे की मैं बात करता हूँ तो कुमाऊं कमिश्नरों में सबसे उत्तम कुमाऊं कमिश्नर रहे हैं आपके हेनरी रेमजे जी, क्योंकि पहाड़ क्षेत्र के व्यक्ति इन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इन्होंने किसी भी भारतीय के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, और बहुत सारे सुधारवादी कार्य हेनरी रेमजे ने किए थे उत्तराखंड क्षेत्र में। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम ब्रिटिश काल पढ़ेंगे, मैराथन लाएंगे, उसमें करा देंगे। जिन्होंने पेड बैच लिया होगा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ये चीज़ें। ब्रिटिश काल, गोरखा काल, पवार वंश, चंद्रवंश, और जो प्रारंभिक इतिहास है उत्तराखंड का, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। जिन बच्चों ने हमारा बैच ज्वाइन कर रखा है। किस चंद राजा की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो प्यारे बच्चों, चेचक के कारण आपके जगत चंद की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जगत चंद की मैं बात करता हूँ तो इनके चंद्रवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। जगत चंद के शासनकाल को जगत चंद ने ही जुआरियों पर भी कर लगाया था, ये आपको याद करके चल लेना है। बाकी चंद्रवंश के पहले राजा थे हमारे सोमचंद महोदय, जो आपके गुजरात क्षेत्र से, कुछ इतिहासकारों का कहना गुजरात क्षेत्र से आए थे, कुछ का कहना है राजस्थान क्षेत्र से आए थे। बहरहाल ये चंद्रवंश के संस्थापक थे। इनके समय में पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ होता है हमारे कुमाऊं वाले क्षेत्रों में। बाकी लक्ष्मीचंद की हम बात करेंगे तो लक्ष्मीचंद को लखोली बिराली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुगलों के कारण ये डर के मारे भीगी बिल्ली की तरह रहते थे। गरुड़ ज्ञानचंद की मैं बात करता हूँ तो सबसे लंबा शासनकाल गरुड़ ज्ञानचंद का है। गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। दिल्ली सल्तनत में जाने वाला प्रथम राजा गरुड़ ज्ञानचंद था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक ताम्रपत्र है गोबसा ताम्रपत्र। गोबसा ताम्रपत्र से हमें गरुड़ ज्ञानचंद की जानकारी मिलती है। इसने अपने सेनापति की अगर हम बात करें तो जस्सा कमलोकी के कहने पर इसने अपने सेनापति का अगर हम बात करें, सेनापति इसका नीलू कठैत था, उस नीलू कठैत की हत्या करवा दी थी इसने अपने एक मंत्री के कहने से। याद रखिएगा, बहुत अच्छा इस टॉपिक को हम पढ़ाते हैं जब गरुड़ ज्ञानचंद को पढ़ते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। अगला क्वेश्चन कहता है किसान रत्न सम्मान
उत्तराखंड राज्य में कब प्रारंभ किए गए? तो 2010 में इनका प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ये हमने पढ़ा दिया आपको क्यों क्यों दिए जाते हैं, क्या इसका रीज़न होता है। दाहिल से समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1842 में, और ये आपका मसूरी से निकलता था। जॉन मैकिनन के द्वारा इसे निकाला गया था। इसका प्रकाशन जॉन मैकिनन ने किया था। उसके अलावा ये उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र भी है, अंग्रेजी भाषा में छपता था। अगला क्वेश्चन है, गोरी डैम कहाँ पे है? प्यारे बच्चों, गोरी डैम हमारे चंपावत में है। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि गोरी नदी किस जिले के मध्य से गुजरती है? तो अल्मोड़ा के मध्य से गुजरती है आपकी गोरी नदी। लेकिन गोरी डैम कहाँ पे है? चंपावत में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बामनगढ़ों में पहला गढ़ कौन था? तो प्यारे बच्चों, गढ़वाल हमारा बामनगढ़ों में बटा हुआ था, जिसको एक किया था अजय पाल ने। और इन बामनगढ़ों में पहला गढ़ था नागपुरगढ़, ये आपको याद कर लेना है। उप्पूगढ़ की हम बात करेंगे। उप्पूगढ़ का राजा था कप्पू चौहान, जिसका युद्ध होता है भयंकर वाला अजय रावत से, अजय पाल से। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, 80 साला बंदोबस्त में माप का पैमाना क्या था? तो 80 साला बंदोबस्त जो 1823 में कमिश्नर ट्रेल महोदय के द्वारा कराया गया था, इसमें नाली एवं मुट्ठी पैमाना था। धूली पाथा पैमाना अजय पाल महोदय ने चलाया था, ये आपको याद करके चल लेना है। कश्मीर फाइल्स की शूटिंग राज्य के किस शहर में हुई? फेमस बॉलीवुड फिल्म जिसमें कश्मीर में हुए पंडितों पर अत्याचार को दर्शाया गया है, तो इस फिल्म का शूटिंग उत्तराखंड में मसूरी शहर में हुई थी, और विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म के डायरेक्टर थे। अगला क्वेश्चन है, दंगल मेला किस जिले में लगता है? तो प्यारे बच्चों, पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है आपका दंगल मेला। वाकई आएगा दंगल। जो दंगल ऑटोबायोग्राफी है की पुस्तक है, वो किसकी है? महावीर सिंह फोगाट की पुस्तक है, जिसके ऊपर दंगल मूवी भी बनाई है आमिर खान ने। उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा को अंत करने का निर्णय कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में लिया गया? काशीपुर अधिवेशन में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5वां अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का काशीपुर में, और इसमें ही निर्णय लिया गया था। अब मैं एक ट्रिकी वीडियो लाऊंगा कुमाऊं परिषद के ऊपर, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं पेपरों में। अगला क्वेश्चन कहता है, कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति किसने कहा? तो ये कहा प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी ने। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड को बीसीसीआई के सदस्यता किस वर्ष मिली? 2019 में। ऑप्शन बी सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट इस चैनल से हो रहा है तो। बाकी अगर आप इच्छुक हैं हमारे बेहतरीन बैच को लेने के लिए, मात्र 99 रुपये में, फीस कम है, ये मत सोचिएगा कि इसमें पढ़ाई भी ऐसी होगी। अगर आपकी 9,999 रुपये दोगे तब भी इतनी बढ़िया पढ़ाई आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 85 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, डेली टेस्ट मिलते हैं, रोज़ाना वीडियोस मिलती है, पीडीएफ मिलती है, और कंप्लीट्स आपको नोट्स दिए जाते हैं, पढ़ाई कराई जाती है बहुत अच्छे तरीके से। आप जिन्होंने लिया है उनके मैं कमेंट अगर दिखा दूँगा तो आपको लगेगा कि यार बाकी में क्लासेस बहुत अच्छी होती होंगी। बाकी इच्छुक है तो ले सकते हैं, नंबर मैंने दे रखा है, अधिक जानकारी के लिए उस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।